Hello all, this is Arun Singh Tomar. Welcome to the Passion Review. Today, I'm going to present you with a review of a poem by बाबा नागार्जुन. कविता का नाम है बादल को घिरते देखा है. इस कविता के बारे में मैंने अपनी क्लास 11th में शायद इस कविता को पढ़ा था और तब से ही इस कविता को एक बार फिर से पढ़ने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी. So I thought that why not to present a review of this poem and this is quite a wonderful poem. जब आप विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ते हैं, जब आप पीवी शैली को पढ़ते हैं तो फिर उनको पढ़ने के बाद में आप जब हिंदी की तरफ रुख करते हैं तो फिर आपको बाबा नागार्जुन ही याद आते हैं. हाँ, निराला जी भी हैं, कालिदास भी हैं, लेकिन ये सब अपनी अपनी फील्ड के धुरंधर हैं. तो मैंने सोचा मैं क्यों ना शुरुआत बाबा नागार्जुन से करूं. तो आइए और बाबा नागार्जुन के बारे में सुनते हैं और साथ ही साथ उनकी कविता बादल को घिरते देखा है उसके बारे में हम पढ़ते हैं और सोचने की और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बाबा नागार्जुन ने उस कविता के जरिए हम लोगों से क्या कहने की कोशिश की थी. आइए. तरोनी गांव, जिला मधुबनी, बिहार के निवासी नागार्जुन का जन्म अपने ननिहाल सतलखा, जिला दरभंगा, बिहार में हुआ था. उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था. उनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय संस्कृत पाठशाला में हुई और फिर वो बाद में वाराणसी और कोलकाता जैसे जगहों पर अपनी फर्दर एजुकेशन के लिए भी गए. 1936 यानी कि सन 1936 में वो श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए. उनको बाबा नागार्जुन भी कहा जाता था. सन 1938 में वे स्वदेश वापस आए. फक्कड़पन और घुमक्कड़ी के उनके जीवन की कुछ प्रमुख विशेषताएं रही हैं और उन्होंने कई बार संपूर्ण भारत का भ्रमण भी किया. राजनीतिक कार्यकलापों के कारण कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा और सन 1935 में उन्होंने दीपक, जो कि एक मासिक पत्रिका थी, और 1942 और 43 में विश्वबंधु, जो कि एक साप्ताहिक पत्रिका थी, उसका संपादन भी किया. अपनी मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से रचना करते थे. मैथिली में नवीन भावबोध की रचना का प्रारंभ उनके महत्वपूर्ण कविता संग्रह चित्रा नाम से माना जाता है. नागार्जुन ने संस्कृत तथा बंगला में भी काव्य रचना की है. आगे की बात करें तो लोक जीवन, प्रकृति और समकालीन राजनीति उनकी रचनाओं के मुख्य विषय रहे हैं. विषय की विविधता और प्रस्तुति की सहजता नागार्जुन के रचना संसार को नया आयाम देती है. सहजता नागार्जुन के संसार को नया आयाम देती है, ये आप अभी आगे सुनेंगे. छाया वादोत्तर काल के वे अकेले कवि हैं जिनकी रचनाएं ग्रामीण चौपाल से लेकर विद्वानों की बैठक तक के समान रूप से आदर पाती हैं. उनसे पहले शायद निराला जी थे. जटिल से जटिल विषय पर लिखी गई उनकी कविताएं इतनी सहज, संप्रेषणीय और प्रभावशाली होती हैं कि पाठकों के मानस लोक में तत्काल बस जाती हैं. नागार्जुन की कविता में धारदार व्यंग मिलता है. जनहित के लिए प्रतिबद्धता उनकी कविता की मुख्य विशेषता है. नागार्जुन ने छंदबद्ध, छंदमुक्त दोनों प्रकार की कविताएं रची. उनकी काव्य भाषा में एक और संस्कृत काव्य परंपरा की प्रतिध्वनि है तो दूसरी ओर बोलचाल की भाषा की रवानी और जीवंतता भी है. पत्रहीन नग्न काक्ष, ये उनका मैथिली कविता संग्रह था, पर उन्हें साहित्य अकादमी से पुरस्कार भी मिल चुका है. उन्हें उत्तर प्रदेश के भारत भारती पुरस्कार, मध्य प्रदेश के मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार और बिहार सरकार के राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. उन्हें दिल्ली की हिंदी अकादमी का शिखर सम्मान भी मिला है. अगर उनकी प्रमुख काव्य कृतियों की बात की जाए तो युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियां, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, रत्न गर्भा, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, पका है कटहल, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, भस्मांकुर, बलचनमा, रतिनाथ की चाची, कुंभी पाक, उग्र तारा, जमानिया का बाबा, वरुण के बेटे, ये कुछ 5-6 उपन्यास भी उनके बहुत ही विशेष महत्व के हैं. उनकी समस्त रचनाएं नागार्जुन रचनावली, जो कि 7 खंडों में हैं, उसमें संकलित की गई हैं. अभी
हम उनकी बादलों को घिरते देखा है, इस कविता का जो संकलन हुआ है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इस कविता में उन्होंने बादलों के कोमल और कठोर दोनों रूपों का वर्णन किया है, जिसमें हिमालय की बर्फीली घाटियों, झीलों, झरनों तथा देवदार के जंगलों के साथ साथ किन्नर किन्नरियों के जीवन का यथार्थ चित्रण भी शामिल है। भाव और भाषा की दृष्टि से कविता कालिदास और निराला, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कि परंपरा से बिल्कुल पूरी तरह जुड़ती है। तो आइए अब हम नागार्जुन जी की बादलों को घिरते देखा है कविता को उसके भावार्थ के साथ पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या कहा और हमने क्या सुना। अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। हिमालय पर्वत की जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो बर्फ से ढकी रहती हैं, उन बर्फ से ढकी एकदम सफेद चोटियों पर घिरे हुए बादलों की सुंदरता को नागार्जुन जी ने बहुत खूब देखा है। हिमालय की चोटियां बर्फ के कारण सफेद हैं और धूप के कारण उज्जवल हैं। उन पवित्र चोटियों पर घिरे बादल बहुत सुंदर प्रतीत होते हैं। छोटे छोटे ओस की बूंदें मोतियों के समान दिखाई पड़ती हैं। मानसरोवर के सुनहरे रंग के कमलों पर गिरती हैं तो वो बहुत ही प्यारी लगती हैं। वे सुनहरे कमल और अधिक सुंदर और मनोहर हो जाते हैं। कवि कहता है, नागार्जुन जी कहते हैं कि उन्होंने इस सौंदर्य का जी भरकर पान किया है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विश्व तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादलों को घिरते देखा है। पर्वतीय प्रदेश में बादलों के घिरने पर वहां की झीलों में तैरते हुए हंसों के सौंदर्य का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। हिमालय की जो ऊंची ऊंची चोटियों के मध्य में अनेक कई छोटी बड़ी स्वच्छ झीलें हैं। उन झीलों पर बहने वाला जल एकदम पवित्र और नीला है। उस नीले निर्मल जल में पावस ऋतु की गर्मी से घुटन से दुखी हंस तैरते दिखाई देते हैं। ये हंस समतल देशों की गर्मी से व्याकुल, समतल मतलब प्लेन्स, जो हमारे गैंगेटिक प्लेन्स समझ लो, या फिर जो भी हिमालय से की तराई से आगे निकल के जो भी प्लेन्स हैं वो समतल प्रदेश। तो समतल प्रदेशों की गर्मी से व्याकुल ये हंस हिमालय की उन ठंडी झीलों में उगे कमलों के खट्टे मीठे तंतुओं का स्वाद लेने की इच्छा से इन झीलों में चले आते हैं। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा। पाला रुन की मृदु किरणें थी, अगल बगल सरुणाव शिखर थे। एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन। फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादलों को घिरते देखा है। बसंत की ऋतु थी, प्रभात की सुंदर वेला थी, वायु धीमी गति से चल रही थी, उगते सूरज की मीठी मीठी किरणें धरती पर पड़ रही थी। सूर्य की कोमल किरणें अगल बगल की चोटियों पर भी पड़ रही थी। तो फिर कवि ने कहा कि ऐसे सुंदर सुनहले वातावरण में उन्होंने एक चकवा और चकवी के जोड़े को प्रेम की किल्लोरें करते हुए देखा है। चकवा और चकवी एक पक्षी होते हैं जो हिमालय में पाए जाते हैं। उन्हें रात में परस्पर न मिलने का शाप मिला हुआ है, इसीलिए उन्हें मजबूरन अलग अलग रहकर अपनी रातें बितानी पड़ती हैं। दोनों रात में मिल नहीं सकते, वो रात एक साथ नहीं बिता सकते, इसीलिए वो रात में अलग अलग जगहों पर सोते हैं और फिर सुबह होते ही तुरंत एक दूसरे से मिलते हैं, क्योंकि रात की व्याकुलता बहुत भारी पड़ जाती है। सुबह होते ही उनके वियोग भरी पुकार समाप्ति हो जाती है, तब उनमें मिलन होता है। ऐसा लगता है कि मानो वो जोर जोर से बोलकर एक दूसरे को रात भर न मिलने का उलाहना दे रहे हो। 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर दुर्गम बर्फानी घाटी में अलखनावी से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल
के पीछे धावित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। बर्फ से ढकी घाटियों में सैकड़ों हजार फुट की ऊंचाइयों पर कवि ने एक युवा कस्तूरी मृग को देखा है। वह मृग अपनी नाभि में से आती हुई नशीली सुगंध के पीछे पागल होकर दौड़ रहा था। उसे भ्रम था कि वह सुगंध कहीं बाहर से आ रही है, अतः भागने और सुगंध न मिलने के कारण वह अपने आप पर ही चिढ़ रहा है। उसका वह अपने आप पर चिढ़ना कितना मनोरम था। कवि कहता है कि हिमालय की बर्फीली चोटियों पर घिरते बादलों के नीचे यह दृश्य अत्यंत आकर्षक लगता है। मेरे ख्याल से कस्तूरी मृग के बारे में तो आप लोगों को काफी अच्छे से पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं। कहाँ गए धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। धनपति कुबेर जो देवता हैं उन्हें तो आप जानते ही होंगे, और उनकी जो भार्या हैं उनका नाम अलका। नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, ढूंढा बहुत किंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर। मेरे ख्याल से जिन्होंने कालिदास को पढ़ा होगा उन्हें मेघदूत के बारे में भी काफी अच्छे से पता होगा, जो उनका एक बहुत ही अच्छी कविता है, पढ़िएगा। कौन बताए वह छाया मैं बरस पड़ा होगा ना यहीं पर, जाने दो वह कभी कल्पित था। मैंने तो भीषण जाड़ों में नवचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। हिमालय का बर्फीला आंगन अतीव सुंदर है। इसे देखकर कवि ने बहुत सोचा कि धन का स्वामी कुबेर यहीं कहीं रहता होगा। उसकी वह अलका नगरी कहाँ है? उसकी भार्या के नाम पर उसकी अलका नगरी का नाम भी है, परंतु पता नहीं चल सका। कवि कालिदास ने अपने मेघदूत में जिस आकाश नदी गंगा के जल का वर्णन किया उसका भी यहाँ कोई पता नहीं चलता है। कालिदास की अगर मेघदूत की बात करें हम, तो उसमें एक यक्ष जिसे श्राप दे दिया जाता है, जिसे देवताओं की नगरी से दूर हटा दिया जाता है, वो अपनी प्रेयसी से मिलने के लिए बादलों के जरिए एक संदेश भेजता है। उसी पूरी कविता का नाम है मेघदूत। तो ना ही उसके मेघदूत का पता चलता है कि वह कहाँ बरसा होगा। कवि कहता है कि वह तो यहाँ के प्रत्यक्ष देखे गए सौंदर्य की बात करता है। उसने यहाँ घोर सर्दी के दिनों में आकाश को छूते हुए कैलाश पर्वत की सबसे ऊंची पर एक बड़े बादल को वायु के अंदर से गरज गरज कर टकराते हुए देखा है। आगे बढ़ते हैं। सत शत निर्झर निर्झणी कल, मुखरित देवदारू कनन में, शोणित धवल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों की कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले शंख सरी के शुभ्र गलों में, कानों में कोवलय लटकाए, शतदल लाल कमन वेणी में, रजत रचित मणि खचित कलामय, पान पात्र द्राक्षा सब पूरित, रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपटी पर, नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे, मदरारुण आंखों वाले उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम उंगलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कवि कहता है कि हिमालय पर्वत पर देवदारू के घने जंगल हैं, उनमें सैकड़ों छोटे छोटे बड़े झरनों का कल कल स्वर गूंजता रहता है। वहीं लाल और सफेद भोजपत्रों से सजी हुई कुटियाएं हैं, जिनमें अंदर हिमालय के निवासी रहते हैं। वे निवासी कलाओं में रुचि रखते हैं। वे अपने केशों को रंग बिरंगे और खुशबूदार फलों से सजाए रहते हैं। वे नीलम पत्थर की माला पहने रहते हैं। यहाँ की कन्याएं अपने कानों में नीले कमल लटकाए घूमती हैं तथा खिले हुए लाल कमलों को अपनी चोटी में लगाए रहती हैं। यहाँ के किन्नर नर और नारियां नशे में लीन रहते हैं। उन्हीं आंखों में नशे की लाली है। वे मृग की खाल से बनी मृगशाला के आसन पर पालती मारे बैठे हैं। उनके सामने लाल चंदन से बनी तिपाही रखी है। उनके सामने कलात्मक सुराहियां हैं। किन्नर और किन्नरियां अपनी कोमल आकर्षक उंगलियों से वंशी की मधुर तान छेड़ रहे हैं। कवि ने ऐसे कलात्मक जीवन को देखा है। वह जीवन कितना अच्छा है। ऐसे वातावरण में हिमालय की श्वेत चोटियों पर घिरते हुए बादल की सुंदरता इस बार वातावरण को और भी मादक बना देती है।